नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टूल की गहराई में उतर रहे हैं जो बड़े बड़े जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने में महारत रखता है, प्रिमावेरा P6। जी। सोचिए, विशाल तेल लेक बनाने से लेकर गगनचुंबी इमारतें खड़ी करने तक, जहां हजारों काम एक साथ चल रहे हों, P6 वहां तस्वीर साफ करता है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत का आधार है जुबैर अहमद, तेल और गैस इंडस्ट्री में 15 साल के अनुभव वाले एक प्लानिंग इंजीनियर, जिनके साथ हुए सवाल जवाब का एक सार है हमारे पास। हाँ, वो PDF जो है। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि भाई P6 क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने में असल में मदद कैसे करता है। वो कौन सी खास बातें हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं। सही बात है। चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। P6 को ना अक्सर लोग सिर्फ एक शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, जैसा कि स्रोत में भी है, ये ओरेकल का एक एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है। आसान भाषा में कहूँ तो ये बड़े संगठनों को उनके सारे प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े, सबको एक ही जगह पर देखने, प्लान करने और हाँ, ट्रैक करने की ताकत देता है। इसका असली जादू तो बड़े उलझे हुए प्रोजेक्ट्स में दिखता है, जहां हजारों एक्टिविटीज हों, सैकड़ों लोग और भारी भरकम बजट शामिल हो। ये शेड्यूलिंग में, संसाधनों के सही इस्तेमाल में, लागत नियंत्रण और काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस पर नजर रखने में बहुत मदद करता है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसा नहीं है ना? अक्सर लोग तुलना करते हैं। बिल्कुल सही, ये कंफ्यूजन होता है। हाँ। स्रोत भी इस अंतर को साफ करता है। MS प्रोजेक्ट छोटे से मध्यम आकार के प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया है, शायद इस्तेमाल में भी आसान हो। जी। लेकिन P6 ये तो मतलब बड़े मैदान का खिलाड़ी है। ये कह रहे हैं कि 100,000 एक्टिविटीज तक संभाल सकता है। कई लोग एक साथ इस पर काम कर सकते हैं। हाँ, मल्टी यूजर। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए बना है जहां कई टीमें, कई विभाग एक साथ जुड़े हो। ये स्केल का जो फर्क है ना, यही इसकी खासियत है। सही कहा। और इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक मजबूत ढांचे की, एक नींव की। यहीं पर P6 की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं आती हैं: EPS, OBS और WBS। इन्हें आप समझ लीजिए प्रोजेक्ट की रूपरेखा। रूपरेखा। ठीक है। स्रोत बताता है कि EPS यानी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये पूरे संगठन के सभी प्रोजेक्ट्स को एक व्यवस्थित तरीके से जमाने का तरीका है, जैसे कंप्यूटर में हम फोल्डर्स बनाते हैं ना। अच्छा, तो ये कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स का एक तरह का नक्शा हो गया। और OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है? OBS ये तय करता है कि संगठन में किसकी क्या जिम्मेदारी है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, जिम्मेदारी चार्ट है। जिम्मेदारी चार्ट। हाँ। जो बताता है कि प्रोजेक्ट के किस हिस्से के लिए कौन जवाबदेह होगा। इससे काम सौंपना और फिर बाद में जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है। और फिर आता है सबसे जाना माना नाम, WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। बिल्कुल। WBS का मतलब है प्रोजेक्ट के पूरे काम को छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ना। ये क्या का जवाब देता है प्रोजेक्ट में असल में करना क्या क्या है। P6 में WBS बनाना तो लगभग अनिवार्य ही समझिए। इसी के आधार पर आप आगे एक्टिविटीज बनाते हैं, जिम्मेदारियां सौंपते हैं और पूरे शेड्यूल का ढांचा खड़ा करते हैं। तो ये तीनों EPS, OBS, WBS मिलकर प्रोजेक्ट को एक साफ स्ट्रक्चर देते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। एकदम क्लैरिटी आ जाती है। संरचना के साथ साथ समय का सही मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। स्रोत कैलेंडर की बात करता है। ये सिर्फ छुट्टियों की लिस्ट तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। P6 में कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण है। आप तय कर सकते हैं कि कब काम होगा और कब नहीं, हफ्ते में कितने दिन में कितने घंटे। अच्छा। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट लेवल पर नहीं, बल्कि आप अलग अलग संसाधनों के लिए भी, जैसे कोई खास टीम या कोई मशीन, उनके लिए भी अलग कैलेंडर बना सकते हैं। ओह अच्छा, रिसोर्स स्पेसिफिक भी। जी हाँ। और इन कैलेंडरों को फिर एक्टिविटीज या संसाधनों से जोड़ा जाता है। अगर कैलेंडर ही सही नहीं बना तो आपकी पूरी टाइमलाइन गड़बड़ा सकती है। ये शेड्यूलिंग की सटीकता की एकदम बुनियाद है। ठीक है, तो ढांचा बन गया, कैलेंडर सेट हो गए। अब आते हैं असल काम पर, यानी एक्टिविटीज पर। P6 में तो सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत कई तरह की एक्टिविटीज बताता है: टास्क डिपेंडेंट, रिसोर्स डिपेंडेंट, माइलस्टोन, लेवल ऑफ एफर्ट, LOE वगैरह। क्या हमें इन सब के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है? देखिए, हर टाइप का अपना मतलब है कि उसकी अवधि यानी ड्यूरेशन और संसाधन कैसे कैलकुलेट होंगे। पर सबसे आम तो टास्क डिपेंडेंट ही है, जहां काम की अवधि तय होती है। हाँ, वो तो लॉजिकल है। माइलस्टोन्स
अहम पड़ावों को दिखाते हैं, जैसे डिजाइन पूरा हुआ। एक दिलचस्प प्रकार है LOE, यानी लेवल ऑफ एफर्ट। हाँ, ये LOI क्या है? ये उन कामों के लिए है जो लगातार चलते रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या साइट सुपरविजन। इनकी अपनी कोई तय अवधि नहीं होती, ये उन मुख्य एक्टिविटीज के साथ चलते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं। अच्छा, मतलब ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखती है पर इनकी ड्यूरेशन दूसरों पर निर्भर करती है। और ये एक्टिविटीज अकेली तो होती नहीं, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक चेन की तरह। यहीं पर रिलेशनशिप्स का काम आता है। हाँ बिल्कुल, ये निर्भरता या डिपेंडेंसी दिखाते हैं। सबसे आम है फिनिश टू स्टार्ट, FS, यानी एक काम खत्म होगा तभी दूसरा शुरू हो सकता है। जैसे दीवार बनेगी तभी पुताई शुरू होगी। एकदम सही उदाहरण। और भी है, जैसे स्टार्ट टू स्टार्ट, SS, फिनिश टू फिनिश, FF। P6 में आप ये तय करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद आएगी, सक्सेसर, और किससे पहले आएगी, प्रीडेसेसर। और इनमें थोड़ी गुंजाइश भी होती है एडजस्टमेंट की, लैग्स और लीड्स। बिल्कुल। लैग मतलब दो कामों के बीच जानबूझकर इंतजार का समय डालना। जैसे आपने कंक्रीट डाला तो उसे सेट होने के लिए 2 दिन का लैग दे दिया। लीड इसका उल्टा है, जिसे नेगेटिव लैग भी कहते हैं। ये ओवरलैप करने की इजाजत देता है। जैसे खुदाई 90% पूरी हो जाए तभी आप नींव का काम शुरू कर दें ताकि समय बचे। अच्छा, ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करने में मदद करती हैं। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। ये सब मिलकर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक तक ले जाते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? CPM असल में प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी की पहचान करता है। रीढ़ की हड्डी? हाँ, ये उन सभी जुड़े हुए कामों यानी एक्टिविटीज का सबसे लंबा क्रम है, शुरू से अंत तक। यही क्रम तय करता है कि प्रोजेक्ट कम से कम कितने समय में पूरा हो सकता है। अच्छा। इस रास्ते पर, इस पाथ पर आने वाली किसी भी एक्टिविटी में अगर जरा भी देरी हुई तो समझिए पूरे प्रोजेक्ट की फाइनल डेट आगे खिसक जाएगी। इसीलिए इसे क्रिटिकल कहते हैं। P6 ये क्रिटिकल पाथ अपने आप कैलकुलेट करके दिखाता है ताकि मैनेजर का ध्यान सबसे जरूरी कामों पर रहे। तो जिन एक्टिविटीज में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है वो क्रिटिकल पाथ पर है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होंगी जिनमें थोड़ी मोहलत मिल सकती है। बिल्कुल सही। यहीं पर फ्लोट आता है। एकदम सही पकड़ा। फ्लोट को आप एक्टिविटी के लिए सांस लेने की जगह या बफर टाइम समझ सकते हैं। बफर टाइम? हाँ। टोटल फ्लोट बताता है कि कोई एक्टिविटी कितना लेट हो सकती है बिना प्रोजेक्ट की फाइनल डेट को छेड़े। ठीक है। फ्री फ्लोट और भी सख्त है। ये बताता है कि एक्टिविटी कितना लेट हो सकती है बिना उसके तुरंत बाद आने वाली एक्टिविटी को लेट किए। अच्छा, सिर्फ अगली एक्टिविटी को बिना छेड़े। जी, फ्लोट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको लचीलापन देता है, बताता है कि कहाँ थोड़ी ढील दी जा सकती है और कहाँ बिल्कुल नहीं। स्रोत नेगेटिव फ्लोट का भी जिक्र करता है। ये तो खतरे की घंटी जैसा लगता है। बिल्कुल, नेगेटिव फ्लोट एक बड़ा रेड अलर्ट है। इसका सीधा मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट पहले से ही तय समय सीमा यानी डेडलाइन या किसी बाधा कंस्ट्रेंट के मुकाबले पीछे चल रहा है। ओहो। जब P6 नेगेटिव फ्लोट दिखाए तो समझ चाहिए कि सिर्फ हाथ पैर मारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शेड्यूल को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कामों का क्रम बदलना, मतलब रीसीक्वेंसिंग, संसाधन बढ़ाना या शायद डेडलाइन पर फिर से बात करना पड़े। आपने बाधाओं यानी कंस्ट्रेंट्स का जिक्र किया, ये क्या है और ये फ्लोट को कैसे प्रभावित करती हैं? बाधाएं या कंस्ट्रेंट्स एक तरह से बाहरी मजबूरियां हैं जो आप एक्टिविटीज पर लगाते हैं। जैसे ये काम 15 तारीख को ही शुरू होना चाहिए, स्टार्ट ऑन, या इसे 30 तारीख तक हर हाल में खत्म करना है, मैंडेटरी फिनिश। अच्छा, मतलब डेट फिक्स कर दी। हाँ, ये नॉर्मल लॉजिक यानी रिलेशनशिप्स को ओवरराइड कर देती हैं और फ्लोट को खत्म या कम कर सकती हैं। कभी कभी ये जरूरी होती हैं, लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्या गड़बड़ हो सकती है? अगर आप बहुत सारी बाधाएं लगा देंगे ना तो शेड्यूल अवास्तविक और एकदम पत्थर की लकीर जैसा बन जाएगा, इनफ्लेक्सिबल। ये क्रिटिकल पाथ को छुपा सकता है या बदल सकता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि असल में देरी कहाँ हो रही है। ओहो। ये P6 की आम गलतियों में से एक गिनी जाती है, कंस्ट्रेंट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। समझदारी इसी में है कि इन्हें कम से कम इस्तेमाल किया जाए। समझ गया। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के ईंधन की, यानी संसाधन और लागत, रिसोर्सेज एंड कॉस्ट्स।
P6 इसमें कैसे मदद करता है? P6 में आप हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी संसाधन तय कर सकते हैं। लोग जैसे इंजीनियर, मजदूर, मशीनें जैसे क्रेन, ड्रिल या सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील। आप उनकी उपलब्धता, उनकी लागत, प्रति घंटा या प्रति यूनिट, सब कुछ इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और ये संसाधन काम के दौरान कैसे इस्तेमाल होंगे, ये भी तय कर सकते हैं। हाँ, रिसोर्स कर्व्स की बात थी। हाँ, रिसोर्स कर्व्स बताते हैं कि किसी एक्टिविटी के दौरान संसाधन का इस्तेमाल कैसे बटा हुआ है। क्या शुरू में ज़्यादा लोग लगेंगे, फ्रंट लोडेड, या अंत में बैकलोडेड, या पूरी अवधि में एक समान, यूनिफॉर्म। अच्छा। ये जानकारी सटीक योजना बनाने और बजट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेरे अनुभव में एक आम सिरदर्द होता है जब एक ही समय पर एक ही एक्सपर्ट या मशीन की ज़रूरत कई कामों में पड़ जाती है। वो ओवर एलोकेशन जिसे कहते हैं, स्रोत रिसोर्स लेवलिंग की बात करता है। ये क्या जादू है? जादू तो नहीं, पर ये P6 का एक बहुत शक्तिशाली फीचर है। हाँ, रिसोर्स लेवलिंग वो प्रक्रिया है जहां P6 खुद या आपकी मदद से उन एक्टिविटीज को जिनमें फ्लोट उपलब्ध है थोड़ा आगे पीछे खिसकाकर संसाधनों के टकराव यानी ओवर एलोकेशन को हल करने की कोशिश करता है। अच्छा। फ्लोट का इस्तेमाल करके। जी, लक्ष्य ये होता है कि काम भी हो जाए और किसी एक संसाधन पर जरूरत से ज्यादा बोझ भी ना पड़े, और कोशिश ये रहती है कि प्रोजेक्ट की फाइनल डेट ना बदले। स्रोत में भी इसके तरीके बताए हैं। लेवलिंग के अलावा काम को बांटना, कैलेंडर बदलना या जरूरत पड़ने पर और संसाधन लाना भी विकल्प हैं। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। लागत प्रबंधन के लिए अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट यानी EVM का जिक्र है। ये सिर्फ खर्च ट्रैक करने से ज्यादा है ना? अरे बहुत ज्यादा। EVM प्रोजेक्ट की हेल्थ जांचने का एक इंटीग्रेटेड तरीका है। ये 3 चीजों को एक साथ देखता है। आपने क्या काम करने की योजना बनाई थी, प्लान्ड वैल्यू PV, आपने असल में कितना काम पूरा कर लिया है, अर्न्ड वैल्यू EV, वो भी बजट के हिसाब से, और उस काम को करने में असल में कितना पैसा खर्च हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट AC। PV, EV, AC, ठीक है। EVM का मूल विचार बस ये देखना है कि आपने जितने पैसे खर्च किए हैं उतने का काम वास्तव में पूरा हुआ है या नहीं। और इसी से वो SPI और CPI निकलते हैं। सुना है इनके बारे में? हाँ, SPI शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि आप शेड्यूल के हिसाब से कहाँ हैं। EV को PV से डिवाइड करके, अगर 1 से कम है तो आप पीछे हैं। ओके। CPI कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि आप बजट के हिसाब से कहाँ हैं। EV को AC से डिवाइड करके, अगर 1 से कम है तो आप बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। EV की असली ताकत सिर्फ ये नंबर नहीं है, ये आपको मजबूर करता है कि आप प्रोजेक्ट की समस्याओं को जल्दी पहचानें और उन पर ईमानदारी से बात करें। SPI का 1 से नीचे जाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि आपकी पूरी टाइमलाइन खतरे में है। हाँ, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं, शायद रणनीतिक कदम उठाने की जरूरत पड़े। और वो एस कर्व क्या है? वो ग्राफ क्या दिखाता है? एस कर्व समय के साथ आपके प्रोजेक्ट की कुल प्रगति, चाहे वो लागत हो, घंटे हो या काम की मात्रा, का एक ग्राफिकल चित्र है। ये आमतौर पर एस जैसा दिखता है क्योंकि शुरू और अंत में प्रगति धीमी होती है और बीच में तेज। अच्छा, इसलिए एस कर्व। जी, P6 में आप नियोजित यानी प्लान्ड एस कर्व की तुलना वास्तविक यानी एक्चुअल और अनुमानित यानी फोरकास्ट एस कर्व से कर सकते हैं। ये एक नज़र में प्रोजेक्ट की स्थिति समझने का बहुत अच्छा विजुअल तरीका है। ठीक है, तो हमने योजना बना ली, संसाधन डाल दिए, लागत का हिसाब रख लिया, अब प्रोजेक्ट शुरू होता है। यहाँ बेसलाइन की क्या भूमिका है? बेसलाइन आपकी स्वीकृत प्रोजेक्ट योजना है, वो नक्शा जिससे आप अपनी यात्रा की तुलना करेंगे। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप एक बेसलाइन बनाते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की तरह। बिल्कुल। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, आप वास्तविक प्रगति की तुलना इसी बेसलाइन से करते हैं। इससे पता चलता है कि आप कहाँ समय से पीछे हैं, कहाँ बजट से ज्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ काम योजना से अलग हो रहा है। स्रोत की आम गलतियों में एक बड़ी गलती बताई गई है अपडेटेड बेसलाइन न रखना। बिना बेसलाइन के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप लक्ष्य से कितने दूर हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है फिर। और प्रोजेक्ट चलने के दौरान प्रगति को अपडेट करना होता है। हाँ, नियमित रूप से। इसमें डालना होता है कि कौन सा काम कब शुरू हुआ, एक्चुअल स्टार्ट, कब खत्म हुआ, एक्चुअल फिनिश, कितना काम बाकी है, रिमेनिंग ड्यूरेशन,
और कितना प्रतिशत पूरा हो गया है, परसेंट कंप्लीट। ठीक है। ये जानकारी डालने के बाद आप F9 दबाकर P6 को बताते हैं कि भाई अब इन नई सच्चाइयों के आधार पर बाकी बचे शेड्यूल को फिर से कैलकुलेट करो। इसे रीशेड्यूलिंग कहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट शायद ही कभी एकदम योजना के अनुसार चलते हैं, मुश्किलें तो आती हैं। हाँ, ये तो सच है। स्रोत कुछ आम स्थितियों का जिक्र करता है, जैसे आउट ऑफ सीक्वेंस प्रगति। ये क्या भला है? ये तब होता है जब कोई काम अपने तय क्रम से हटकर शुरू या खत्म हो जाता है। मान लीजिए काम बी को ए के बाद शुरू होना था, पर वो पहले ही शुरू हो गया। अरे, ऐसा भी होता है? हाँ, साइट पर हो जाता है कभी-कभी। P6 इसे हैंडल करने के लिए आपको विकल्प देता है कि आप पुराने लॉजिक को ही माने, रिटेन्ड लॉजिक, या नई स्थिति को स्वीकार करें, प्रोग्रेस ओवरराइड, या सिर्फ वास्तविक तारीखों के हिसाब से चलें, एक्चुअल डेट्स। अच्छा, तो ऑप्शंस हैं? जी, चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आप शेड्यूल को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। और देरी, डिलेज, ये तो हर प्रोजेक्ट की कहानी है। मान लीजिए जरूरी सामान देर से आया, P6 इसमें कैसे मदद करेगा? P6 आपको देरी के प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद करता है। पहला कदम, पहचाने कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज प्रभावित होंगी। दूसरा, वास्तविक तारीखें अपडेट करें। तीसरा, F9 दबा के रीशेड्यूल करें और देखें कि क्रिटिकल पाथ पर क्या असर पड़ा है, क्या प्रोजेक्ट की फाइनल डेट आगे खिसक गई है। चौथा, अब समाधान सोचें। क्या कुछ कामों का क्रम बदला जा सकता है? क्या रीसीक्वेंसिंग हो सकती है? क्या कुछ काम एक साथ किए जा सकते हैं, जिसे फास्ट ट्रैकिंग कहते हैं? क्या संसाधन इधर-उधर किए जा सकते हैं? P6 आपको ये क्या हो अगर यानी व्हाट इफ एनालिसिस करने देता है। अच्छा, ये व्हाट इफ एनालिसिस बहुत काम का होगा। जी हाँ। स्कोप बदलना यानी स्कोप चेंजेस भी आम है। क्लाइंट कुछ नया जोड़ देता है या हटा देता है। हाँ, और इसे संभालना जरूरी है। प्रक्रिया ये है, पहले बदलावों को WBS और एक्टिविटीज में शामिल करें, फिर क्लाइंट से मंजूरी लें। इसके बाद एक नई बेसलाइन बनाना यानी री-बेसलाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि आप नई योजना के हिसाब से प्रगति ट्रैक कर सकें। री-बेसलाइन। साथ ही संसाधनों और लागतों को भी अपडेट करना होगा। P6 इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से करने में मदद करता है। अगर लागत बढ़ने लगे तो कॉस्ट ओवररन्स? तब आपको जासूस बनना होगा। EVM की मदद से कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस करें। देखें कि कहां और क्यों लागत बढ़ रही है। क्या मजदूरी बढ़ गई? क्या सामग्री महंगी हो गई? क्या काम अनुमान से ज्यादा लग रहा है? कारण पहचानने के बाद ही आप सही कदम उठा सकते हैं, जैसे स्कोप कम करना या और फंड मांगना और रीबेसलाइन करना। और अगर फिर से वो नेगेटिव फ्लोट दिखे तो वापस एक्शन मोड में आना होगा। जैसा हमने पहले बात की, रीसीक्वेंसिंग, संसाधन समायोजन या हितधारकों से बात करके डेडलाइन बढ़वाना। P6 आपको दिखाता है कि समस्या है, समाधान आपको खोजना है, पर P6 आपको विभिन्न समाधानों का प्रभाव देखने में मदद जरूर करता है। कभी कभी उल्टा होता है, क्लाइंट कहता है प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करो, तब क्या? स्रोत क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग का जिक्र करता है। ये दोनों शेड्यूल को छोटा करने यानी शेड्यूल कंप्रेशन की तकनीकें हैं। शेड्यूल कंप्रेशन, ठीक है। क्रैशिंग का मतलब है क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज में ज्यादा पैसा या संसाधन झोंकना, ताकि वो जल्दी पूरी हो जाएं, जैसे ज्यादा मजदूर लगाना या ओवरटाइम करवाना। इसमें तो कॉस्ट बढ़ेगी। बिल्कुल। फास्ट ट्रैकिंग का मतलब है उन कामों को एक साथ यानी पैरेलल चलाना, जिन्हें पहले एक के बाद एक यानी सीक्वेंशियली करने की योजना थी, जैसे छत डालते समय अंदर का काम शुरू कर देना। इसमें रिस्क ज्यादा होगा शायद। हाँ, दोनों में जोखिम है। क्रैशिंग से लागत बढ़ती है, फास्ट ट्रैकिंग से गलतियों या सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। P6 आपको इन तकनीकों का प्रभाव देखने में मदद करता है, ताकि आप सोच समझकर फैसला ले सकें। चलिए P6 की कुछ और एडवांस क्षमताओं पर नजर डालते हैं। एक्टिविटी कोड्स, ये क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? इन्हें आप एक्टिविटीज पर लगाए जाने वाले लेबल या टैग समझ सकते हैं। ये आप खुद बनाते हैं, जैसे किस विभाग का काम है, किस मंजिल का काम है, किस तरह का काम है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, कस्टम लेबल्स की तरह। जी, इनका फायदा ये है कि आप हजारों एक्टिविटीज को इन कोड्स के आधार पर फिल्टर, सॉर्ट और ग्रुप कर सकते हैं। इससे खास तरह की रिपोर्ट बनाना या डेटा का विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स में डेटा को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल चेंज क्या करता है?
ये एक टाइम सेवर टूल है। मान लीजिए आपको 100 एक्टिविटीज में एक ही बदलाव करना है, जैसे किसी खास कोड वाली सभी एक्टिविटीज की अवधि 10% बढ़ानी है। हाँ। ग्लोबल चेंज की मदद से आप ये काम एक बार में कर सकते हैं, बजाय एक एक एक्टिविटी को बदलने के। ये गलतियों की संभावना भी कम करता है। और क्लेम डिगर शेड्यूल कंपैरिजन, ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसे आप शेड्यूल कंपैरिजन कहते हैं शायद। ये टूल 2 शेड्यूल वर्जन्स की तुलना करता है, जैसे आपकी बेसलाइन और मौजूदा अपडेटेड शेड्यूल, और उनके बीच के सारे अंतरों की लिस्ट बना देता है। अच्छा, क्या क्या बदला है सब बता देगा। हाँ, कौन सी एक्टिविटीज जोड़ी गईं, हटाई गईं, किसकी अवधि बदली, किसका लॉजिक बदला, वगैरह वगैरह। ये तब बहुत काम आता है जब आपको ये समझना हो कि देरी क्यों हुई, या अगर कोई विवाद यानी क्लेम हो तो उसका विश्लेषण करना हो। क्या P6 जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट में भी कुछ मदद करता है? P6 में आप जोखिमों यानी रिस्क्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं और उनके समाधान की योजना बना सकते हैं, मतलब एक रिस्क रजिस्टर बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा गहरे विश्लेषण के लिए, जैसे ये पता लगाना कि किसी जोखिम के कारण प्रोजेक्ट लेट होने की कितनी संभावना है, इसके लिए प्रिमावेरा रिस्क एनालिसिस जैसे अलग ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल आते हैं जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। क्या P6 अकेला खड़ा रहता है या दूसरे सॉफ्टवेयर से भी जुड़ सकता है, जैसे SAP या Excel से? ये जुड़ सकता है। आजकल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। P6 को अक्सर कंपनियों के ERP सिस्टम जैसे SAP से जोड़ा जाता है, खासकर लागत नियंत्रण के लिए। अच्छा। इसे Excel से भी जोड़ा जा सकता है, कस्टम रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाने के लिए। ये इंटीग्रेशन APIs, XML फाइलों या मिडलवेयर के जरिए होता है। और हाँ, डेटा को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है ताकि दूसरे लोग या सॉफ्टवेयर इसे इस्तेमाल कर सकें। और अब P6 में जानकारी देखने का तरीका भी अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। कस्टम लेआउट्स। हाँ, आप अपने कस्टम लेआउट बना सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि कौन से कॉलम देखने हैं, किस क्रम में देखने हैं, डेटा को कैसे फिल्टर करना है, कैसे ग्रुप करना है। इससे आप ठीक वही जानकारी देख पाते हैं जो उस समय आपके लिए सबसे जरूरी है। अंत में जुबैर अहमद जैसे प्लानिंग इंजीनियर की भूमिका और कुछ आम गलतियों पर बात करते हैं। एक प्लानिंग इंजीनियर का काम सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना तो नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। प्लानिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट का रणनीतिकार होता है। उसका काम सिर्फ डेटा एंट्री करना नहीं, बल्कि शेड्यूल बनाना, उसे लगातार ट्रैक करना, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना, उनका विश्लेषण करना और समाधान सुझाना है। उसे प्रोजेक्ट टीम, मैनेजमेंट और क्लाइंट के बीच एक पुल की तरह काम करना होता है। अच्छा कम्युनिकेशन और विश्लेषणात्मक कौशल बहुत जरूरी हैं। और वो आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए, जैसे बेसलाइन अपडेट ना करना, बाधाओं का ज्यादा इस्तेमाल, कैलेंडर नजरअंदाज करना, लॉजिक ना जांचना, बेवजह जटिलता बढ़ाना, इनका असर कितना गहरा हो सकता है? इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये सिर्फ छोटी मोटी चूक नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप लॉजिक ठीक से नहीं जांचते तो आपका क्रिटिकल पाथ ही गलत हो सकता है और आप गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ है। अगर संसाधन कैलेंडर नजरअंदाज करते हैं तो आपका पूरा शेड्यूल अवास्तविक हो सकता है। ये गलतियां प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़ने और यहाँ तक कि फेल होने का कारण बन सकती हैं। इसीलिए डेटा की सत्यनिष्ठा यानी डेटा इंटेग्रिटी बनाए रखना, मतलब डेटा को साफ, सुसंगत और सटीक रखना, एक प्लानिंग इंजीनियर की मुख्य जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि प्रिमावेरा P6 सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि बड़े जटिल प्रोजेक्ट्स को संभालने का एक पूरा सिस्टम है। ये संरचना WBS, EPS, OBS देता है, योजना CPM, फ्लोट बनाने में मदद करता है, संसाधनों और लागतों लेवलिंग, EVM पर नियंत्रण रखता है और लगातार निगरानी, बेसलाइंस, अपडेट्स और समस्या समाधान का ढांचा प्रदान करता है। ये डेटा आधारित निर्णय लेने की ताकत देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जो तकनीक से परे है। जब P6 जैसे टूल का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल होता है तो ये सिर्फ शेड्यूल और लागत को ही नियंत्रित नहीं करता। ये जटिल प्रोजेक्ट्स में टीम के अंदर आपसी तालमेल और मैनेजमेंट का टीम पर भरोसे को कैसे प्रभावित करता है। ये सोचने वाली बात है। स्रोत की एक लाइन थी, स्पष्टता, संरचना और प्रेरणा के माध्यम से टीमों को सशक्त बनाना। शायद प्रभावी योजना सिर्फ सही तारीखें निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट संवाद, साझा समझ और एक विश्वास बनाने के बारे में भी है कि हाँ,
हम सब मिलकर इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये तकनीकी उपकरण मानवीय पहलू को भी बेहतर बना सकते हैं। वाकई ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तकनीक और टीम वर्क का ये संगम। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका